ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्री कोर्स फॉर बिगिनर्स में चैप्टर 3 में हम जानने वाले हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की एक्चुअली में शुरुआत करेंगे। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल, एक IIM और DU ग्रेजुएट, और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की, तीसरे चैप्टर की ड्रॉप शिपिंग फ्री कोर्स की। हमने अभी तक पहले और दूसरे चैप्टर में देखा। पहले चैप्टर में हमने जाना ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ी जानकारी, क्या उसके फायदे नुकसान हैं, कितने प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, कौन कौन से बिजनेस सेक्टर्स इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और दूसरे चैप्टर में हमने जाना कि अगर आपको अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट जानना है तो कैसे आप जान सकते हैं। हमने 6 स्टेप प्रोसेस देखा जिससे आप अपने लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए सही प्रोडक्ट समझ सकते हैं और उससे शुरुआत कर सकते हैं। और आज के चैप्टर 3 में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप एक्चुअली में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की शुरुआत करेंगे, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है, कहाँ पे क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सारी जानकारी आज हम इसमें जानेंगे। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये वीडियो आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और हो सकता है आपको ये सारी जानकारी बाकी जगहों पे बहुत इजीली अवेलेबल ना हो। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस तीसरे चैप्टर में क्या क्या है आपके लिए। तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे 8 स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपना जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने से लेकर शुरुआत करने तक, लाइव जाने तक क्या क्या आपको करना पड़ेगा और कैसे आप वो कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स और क्या क्या मदद लगेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के सवाल और कमेंट्स थे कि अगर मुझको ड्रॉप शिपिंग शुरू करनी है तो अंदाज़न कितना मुझे खर्चा करना पड़ेगा, कितना कैपिटल लगेगा और कितना टाइम लग सकता है। तो आज तक मैंने जितनी भी रिसर्च करी है उसके हिसाब से, और मैं आपको एक अंदाज़न अमाउंट बता रही हूँ कि आपको इतना खर्चा, आप मिनिमम इतने खर्चे में शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है करने की, लेकिन एटलीस्ट अगर आप इतना अमाउंट है आपके पास कैपिटल लगाने के लिए तो आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा आपको शुरू से लेकर, सोचने से लेकर शुरुआत करने तक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। तो अगर मैं आपको कॉस्ट का अंदाज़ा बताऊं, ड्रॉप शिपिंग को करने के लिए आपको कम से कम 20 से 50 हज़ार रुपये लगेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, मिनिमम आपको एटलीस्ट इतना अमाउंट अपने पास रखना चाहिए जब आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि आपको कहाँ क्या क्या खर्चा आ सकता है, और उसके बाद कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप खर्चा अपना बढ़ा सकते हैं। जितना लेवल, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप उस लेवल से उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो आपके मोटे मोटे खर्चे होते हैं वो है, पहला है आपका वेबसाइट डोमेन, जहां आपको कुछ 700 रुपये महीना तक आपका जाता है। उसके बाद आता है वेबसाइट होस्टिंग, जो भी जहां पर भी आप अपनी वेबसाइट होस्ट करेंगे उसका कुछ 1000 रुपये महीने तक का खर्चा होता है। उसके बाद आता है सैम्पल ऑर्डर्स आपको मंगाने पड़ेंगे टेस्टिंग के लिए। उनका जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइटम बेच रहे हैं और उसका कितना कॉस्ट है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद आता है डिफरेंट टूल्स जो आपको चाहिएंगे, जैसे कि आपका गूगल एनालिटिक्स हो गया। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के लिए अगर आपको चाहिए डिफरेंट टूल्स, अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपये महीने का आप खर्चा मान के चलिए सब कुछ, चाहे वो एनालिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो CRM हो, चाहे वो बाकी जितने भी टूल आपको जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ऑपरेशंस में मदद करेंगे। उसके बाद जो खर्चा आता है वो है एडवर्टाइजिंग का खर्चा। अब एडवर्टाइजिंग का खर्चा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा मैंने इसमें 30,000 रुपये लिखा हुआ है, तो अब ये 30,000 रुपये है 1000 रुपये दिन के हिसाब से। अब आप यहाँ से लेकर इसको 3 लाख, 3 करोड़ 30 लाख कितना भी बना सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन शुरुआत करने के लिए आप 1000 रुपये दिन से शुरुआत कीजिए जब आप एडवर्टाइजिंग में जा रहे हैं। तो आप 50,000 रुपये मान के चलिए आपका खर्चा आएगा शुरुआत में जब आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करेंगे। और अगर मैं टाइम की बात करूं, अब टाइम की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलिए आइडिया से लेकर
शुरुआत करने तक आप 1 हफ्ते का टाइम मान के चलिए, क्योंकि जब आप आइडिया सोचेंगे, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे, फिर आप सप्लायर ढूंढेंगे, कुरियर सर्विसेज ढूंढेंगे, अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे, इसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो बहुत ही रियलिस्टिकली, मैं ये नहीं बोल रही करने को आप 24 घंटे में, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था आप 24 घंटे में भी शुरू कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अगर आपके पास हेल्प है, कि आपके पास लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बट अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं तो आप रियलिस्टिकली 1 हफ्ता मान के चलिए, सोचने से लेकर शुरू करने तक। तो मैंने अब आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको कितना कॉस्ट लगेगा और कितना आपको टाइम लगेगा। अब इसी के साथ चलिए चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की एक्चुअल में शुरुआत करेंगे और अपना सेल्स करना शुरू करेंगे। तो पहला स्टेप है कि आपको प्रोडक्ट्स फाइनलाइज करने हैं जो आपको बेचने हैं। ये आपने चैप्टर 2 से आपको ये बहुत ही आसानी से मिल गया हो। अगर आपने वो वीडियो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से मिस कर दी है तो मैंने उसका लिंक ऊपर डाल दिया है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप जाकर देख सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अगर आपने अभी तक भी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई नहीं किया है और आप डायरेक्टली चैप्टर 3 देख रहे हैं। तो अब आती है, ये तो पहला स्टेप है जिसका हमने बहुत ही डिटेल्ड में इसके बारे में जाना था कि कैसे करना है चैप्टर 2 में। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि अपने लिए सही सप्लायर्स ढूंढना। इसके लिए ना मैंने थोड़ा ब्रीफली अपने पिछले चैप्टर में बात करी थी, लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और आने वाले चैप्टर में हम और डिटेल में बात करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं कि आप अपने सप्लायर्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं ढूंढने के लिए। एक उस टाइप के सप्लायर्स जिनसे आपको सिर्फ माल चाहिए, जो आपको सिर्फ सोर्सिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था आपके आते हैं जस्ट डायल, ट्रेड माई इंडिया और सुलेखा, येलो पेजेस, इंडस्ट्री बाइंग, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स जहाँ से आप सिर्फ सप्लायर्स, जहाँ से आप अपना सिर्फ प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं। अब दूसरा आता है जहाँ पर आप प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत लंबी लिस्ट है जो इंडिया में आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए ही, सोर्सिंग और सेलिंग दोनों के लिए। मैं आपको आज की वीडियो में इन सारे प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट बताने वाली हूँ, उनके नाम बताने वाली हूँ और थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी दूंगी, लेकिन इनके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अगली वीडियो में, जहां हम जानेंगे हर एक प्लेटफॉर्म के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, किसके लिए सबसे अच्छा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं और ये किस टाइप के बिजनेसेस के लिए अच्छा है। तो अभी हम सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स के नाम जानेंगे। ऐसे कुछ 13 प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास अवेलेबल आज के टाइम में, जहाँ पर आप सोर्सिंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। पहला आता है बाप स्टोर, दूसरा आता है सेल हू, तीसरा आता है सीजे ड्रॉप शिपिंग, चौथा आता है अली ड्रॉप शिप, पांचवा आता है हॉट हार्ट, छठा आता है प्रिंटफुल, सातवां आता है स्पॉकेट, आठवां आता है नीश ड्रॉप शिपिंग, नवा आता है ड्रॉपिफाइड, 10वां आता है डोबा, 11वां आता है मॉडलिस्ट, 12वां आता है एप्सीनिक, 13वां आता है हाइपर एसकेयू और 14 आता है प्रिंटिफाई। तो ये ऐसे कुछ 14 प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं सोर्सिंग और सेलिंग के साथ। अब मैंने इन सब की जो नाम है और इनके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि जब तक आप ये वीडियो देख लें, जब तक चौथा चैप्टर आए, उससे पहले अगर आपको इनकी रिसर्च करनी है, इन प्लेटफॉर्म्स को जाकर देखना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और जाके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और चौथे चैप्टर में जैसे मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो मैं करूँगी एक डिटेल एनालिसिस, आप वो चौथा चैप्टर देखने और समझने के बाद भी इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। तो सप्लायर्स ढूंढने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस 2 तरीके हैं, करेक्ट। अब मूव करते हैं। अब अपने सप्लायर्स ढूंढ लिए, इनमें से आप सप्लायर फाइनलाइज कर लीजिए कि भाई आपको कौन सा सप्लायर चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही सप्लायर रखना है, आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने सप्लायर सोच लिया, लेकिन सप्लायर फाइनलाइज करने के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया आपने लिस्ट, बट सप्लायर फाइनलाइज करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ऐसे फाइनलाइज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लायर फाइनल करने को। तो पहला है
कि आप ट्राई कीजिए कि आप किसी के थ्रू नहीं जाएं सप्लायर के पास, आप डायरेक्टली सप्लायर को कांटेक्ट करें, ताकि जो वो बीच के कॉस्ट होते हैं ना वो ख़त्म हो सके। आप किसी के थ्रू जाएंगे तो बहुत सारे बीच में जो इंटरमीडिएटरी कॉस्ट होती है वो बड़ी ऐड हो जाती है। तब ट्राई कीजिए उनका डायरेक्ट कांटेक्ट पाने की और उनसे डायरेक्ट बात करने की। दूसरा है कि इवन सप्लायर को कांटेक्ट करने से पहले आप उनकी वेबसाइट को पढ़िए, देखिए कि रेप्यूटेबल है या नहीं। ऑनलाइन उसका एक बारी रिसर्च कीजिए, कहीं रेटिंग कुछ उसके बारे में, उसकी बिजनेस की रिव्यूज़ कैसे हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, आप उसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए, वो ज़रूर रिसर्च कीजिए। तीसरी आती है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कस्टमर रिव्यूज़ याद से देखिएगा, और उस वेबसाइट के बारे में कहीं और बात हो रही है नहीं हो रही है, उसके अलावा कहीं नेगेटिव बात हो रही है नहीं हो रही है, वो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि नेगेटिव क्या बातें हो रही हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि अब कुछ भी डाउटफुल है, तो ये सारी चीज़ें जब आप उनसे बात करेंगे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो भी आपने नेगेटिव कमेंट सुने हैं, और उनका सोल्यूशन यानी कि उनके बारे में उनका एक्सप्लेनेशन उनसे ज़रूर मांगिएगा। चौथी चीज़ आती है, हमेशा प्रोडक्ट्स फाइनलाइज करने से पहले और सप्लायर्स फाइनलाइज करने से पहले कुछ प्रोडक्ट सैम्पल ज़रूर मांगेगा, ताकि आप उनको टेस्ट कर सकें फाइनल ऑर्डर देने से पहले, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। तो हमेशा से प्रोडक्ट क्वालिटी पहले टेस्ट कीजिए। उसके बाद फ्री सैम्पल्स, मोस्टली सप्लायर्स आपको कुछ फ्री सैम्पल्स देते हैं, प्रोडक्ट सैम्पल्स देते हैं। कहीं कहीं पे होता है कि वो लोग फ्री सैम्पल्स नहीं देते हैं, कुछ चार्जेस रखते हैं, बट मोस्टली आपको फ्री सैम्पल्स मिल जाते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट सैम्पल ज़रूर दिखाइए, लीजिए। और अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं उस इंडस्ट्री में, उनसे ज़रूर सलाह लीजिए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, ये कैसा प्रोडक्ट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें। पांचवी चीज़ है कि जो भी आप ड्रॉपशिपर सप्लाई को देख रहे हैं उनका क्या कस्टमर सपोर्ट है, क्या वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं, क्या आपके पास कोई प्रॉपर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, किस तरीके का उनका कस्टमर सपोर्ट है, कि कल को अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें आप किसके थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, कैसे रीच आउट कर सकते हैं, कितनी जल्दी रीच आउट कर सकते हैं उनको, और अपने प्रॉब्लम्स का समाधान उनसे पा सकते हैं। अब ये तो हो गया कि जब भी आप फाइनलाइज कर रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, एक और पार्ट आता है कि जब भी आप सप्लायर से बात कर रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, जाकर मिल रहे हैं, तो उनसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछने बहुत ज़रूरी है, जो कई बार किसी ना किसी वजह से मिस आउट हो जाते हैं। तो मैं आपको वो बता रही हूँ कुछ ऐसे सवाल जो आप हमेशा पूछिएगा जब भी आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को फाइनलाइज कर रहे हैं। पहला आपका सवाल आता है कि आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, अगर आपके प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाते हैं या रिटर्न आते हैं, इन सब के लिए आपकी रिटर्न पॉलिसीज़ क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ई कॉमर्स में रिटर्न भी होते हैं, डैमेजेस भी होते हैं, तो उनकी क्या रिटर्न पॉलिसीज़ है, ताकि आप उस चीज़ पे पहले से ही अलाइन रहो। दूसरा सवाल आता है कि आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम क्या है, यानी कि अगर मैंने आज आपको ऑर्डर प्लेस किया तो आप कितने टाइम में उस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हो। ये नहीं हो कि मैंने सोचा कि हाँ मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और कल आ जाएगा, और उन्होंने 1 हफ्ता लगा दिया, और फिर आपको बाद में पता चल रहा है कि जी हमारा तो स्टैंडर्ड टाइम 1 हफ्ते का ही है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पूछनी कि आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम कब का है, कितना टाइम आप लोग लेते हैं। तीसरा सवाल आता है, क्या आपके प्रोडक्ट के सप्लायर के पास इंश्योरेंस है उनके प्रोडक्ट्स का, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन हो सकती है। आइडियली हमेशा जो भी बिजनेसेस होंगे, गुड बिजनेसेस होंगे, वो हमेशा अपने बिजनेस का इंश्योरेंस रखते हैं, चाहे वो उनके प्रोडक्ट्स का है, चाहे वो उनकी फैसिलिटी का है, जितनी भी चीज़ें हैं उनके बिजनेस से रिलेटेड सबका इंश्योरेंस होता है। चौथा आता है कि क्या आपके पास फ्रॉड प्रोटेक्शन अवेलेबल है। पांचवा आता है कि क्या आप अपने जो सप्लाई का शिपमेंट करते हैं उनकी ट्रैकिंग अवेलेबल है किसी भी तरीके से, कि कल को अगर मुझे ट्रैक करना है तो मैं कैसे ट्रैक करूंगा। उसके बाद आपको उनके बिलिंग प्रोसेस, टाइमलाइंस के बारे में देखना है कि उनके बिलिंग का क्या प्रोसेस है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से जानिएगा। उसके बाद उनका जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जो वो लोग स्पेसिफिकली डालना चाहते हैं, उसके बारे में उनसे ज़रूर से पूछेगा, जो उनका स्पेसिफिक है कि जी हमको ये टर्म्स एंड कंडीशन तो चाहिए पहले से। ऑफकोर्स अपना जो पूरा अग्रीमेंट है वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, किसी लीगल बंदे को ज़रूर से पढ़वाइएगा, जो भी आप जिसको भी जानते वानते हो। अगर आप किसी को जानते भी नहीं है तो स्पेसिफिकली किसी लॉयर को पैसे देखिए, वो अपना अग्रीमेंट पढ़वाइएगा, लेकिन बिना पढ़े अग्रीमेंट बिल्कुल नहीं साइन कीजिएगा। और स्पेसिफिक कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, उनकी भी और आपकी भी, दोनों की। ज़रूरी नहीं है उनकी, सिर्फ आपकी भी कोई अगर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो भी उसमें ज़रूर से मेंशन होनी चाहिए आपके एग्रीमेंट में। उसके बाद आखिरी सवाल
इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट और सवाल कि इसके अलावा तो उनकी कोई फ़ी नहीं है कि भाई ठीक है आपकी आपने बोला कि हमारा कॉस्ट इतना है और इतना हम लोग जब शिप करेंगे तो इसके चार्जेस होंगे, इसके अलावा तो कोई और चार्जेस नहीं है किसी टाइप का, हैंडलिंग फ़ी, कोई टैक्सेस, कुछ और जो भी आप कन्वीनियंस फ़ी, बहुत जगह होता है ये सारी चीज़ें, ये आप उनसे याद से पूछिएगा, क्योंकि आपको बाद में सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए कि जी मैंने तो इतने का फाइनल करके आया था, अब इसमें टैक्स वैक्स फ़ी भी लग के इतना ज़्यादा कैसे हो गया, मेरे तो मार्जिन ही ख़त्म हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप शुरुआत में फाइनलाइज करने से पहले जब भी आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के पास बैठें या उनसे बात करें, ये सारे सवाल ज़रूर से पूछेगा। तो हमने स्टेप 2 देखा कि हमको सप्लायर को कैसे फाइनलाइज करना है, क्या क्या सवाल पूछने हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं स्टेप 3 की ओर। तीसरा स्टेप है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम फाइनलाइज कर रहे हैं उनका सेलिंग प्राइस हमको डिसाइड करना है कि मैं अपनी वेबसाइट पर क्या प्राइस पर बेचूंगा। अब मैं क्या प्राइस पर बेचूंगा के लिए ना मैं आपको एक बहुत ईजी फॉर्मूला बता देती हूँ। ये फॉर्मूला से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए प्राइस तो आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें तो आपको कोई रोकने वाला है नहीं, आप जो मन चाहे रख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ डायनामिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन है वो अगर आपसे बेटर प्राइस पे बेच रहा है तो कस्टमर्स आपसे आके नहीं खरीदेंगे। अगर आपका बहुत ही एक किसी की 10 रुपये की वैल्यू है, आप उसको 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को पता है कि जनरली इसका प्राइस इतना है और ये आप 10x प्राइस पर बेच रहे हैं, तो कस्टमर का आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको कंपटीशन में हेल्दी कंपटीशन करना है तो बाकी जो भी प्लेयर्स हैं वो भी आपके साथ अमिकेबली रहें, यानी कि आपके साथ प्यार अच्छे व्यवहार के साथ रहें। देखिए क्योंकि सभी बिजनेसेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बाकी लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, कंपटीशन है वो आपके, लेकिन आखिरकार आप हम सब हैं तो ह्यूमन बींग्स है ना, सब लोग इंसान हैं, हर कोई अपने परिवार के लिए कर रहा है। तो आपको वो भी एक पीस बना के रखनी है कि एक बिजनेस कम्युनिटी साथ में एकजुट होकर रहे। तो कुछ कुछ डायनामिक्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्राइस बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो करके नहीं बेच सकते। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ जिसके थ्रू आप अपना शुरुआती में तो कर सकते हैं, जो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये आप अप्लाई करके शुरुआत कर सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को इन सेलिंग प्राइस पे बेचना। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। अब फॉर्मूला बताने के बाद जब आपकी जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगी, अब या तो इससे पहले आप अपने कंपटीशन के प्राइस ज़रूर चेक कीजिएगा, या फिर जो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है उसके बाद अपने कंपटीशन का ज़रूर प्राइस चेक कीजिएगा कि वो कितना है। देखिए 5-10% इधर उधर उतना फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फ़र्क है, अगर आपका इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको कम करना पड़ेगा। अगर आपका इससे कम है यानी कि इसमें मार्जिन ज़्यादा है, आप इसका सेलिंग प्राइस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल के तौर से समझाती हूँ। तो फॉर्मूला है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जितने रुपए में आपको पड़ रहा है वो प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने 50 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, आपको 50 रुपये में पड़ रहा है, तो 50 रुपये ये हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस। उस पर आप 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन लगाइए कि मान लीजिए आपने 15% का प्रॉफिट मार्जिन लगाया, आपने 50 पे आपने 15% का प्रॉफिट मार्जिन लगाया और उस पर आप लगाइए 5 से 10% का आपका ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि जो भी आपके वेबसाइट की कॉस्ट, इधर उधर आप जब एडवर्टाइजिंग करेंगे उसकी कॉस्ट आएगी, टूल्स की कॉस्ट, ये वो जितनी भी 5 से 10% उसकी कॉस्ट उसमें ऐड कीजिए और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि मान लीजिए मेरे पास 50 रुपये का प्रोडक्ट है, इस पर मेरा 15% का मार्जिन हो गया, यानी कि 7.5 रुपये हो गया, यानी कि 57.5 रुपीज़। ठीक है, उसके ऊपर आप मान लीजिए 5 से 10 रुपये आपका हो गया, 5 से 10% आपके ओवरहेड कॉस्ट हो गए। तो अगर मैं 10% भी मानती हूँ तो मान लीजिए कितना 5.6 रुपये हो गया, तो यानी कि आपका हो गया कुछ 63 रुपीज़, 63 to 64 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस हो गया मोटा मोटा। ठीक है, 50 रुपये का प्रोडक्ट आपका 63 या 64 में आप बेच सकते हैं। अब आपने 64 देखा कि हाँ मेरा ये 64 बैठ रहा है, अब आप अपने कंपटीशन का प्राइस देखिए कि वो कितने में बेच रहे हैं। अगर वो 60 में बेच रहे हैं तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंपटीशन के ऊपर जो है वो थोड़ा कम प्राइस पे बेचे तो कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे, वहाँ से खरीदेंगे, तो आप थोड़ा सा कम प्राइस कीजिए, अब अपना थोड़ा मार्जिन खींच लीजिए। बट अगर आपको दिख रहा है कि आप 63-64 पे बेच रहे हैं और बाकी जो है वो 68-69 पे बेच रहे हैं, 68 पे बेच रहे हैं मान लीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको 67 पे बेच सकते हैं। तो आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा दिए लेकिन कंपटीशन से फिर भी कम रखा, तो कस्टमर्स के पास और भी ज़्यादा रीजंस होगा आपके पास आने के लिए। इससे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ेंगे और आपके कस्टमर्स भी।
तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अपना सेलिंग प्राइस शुरुआती दौर में जब आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे कैसे प्राइस फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3। अब चलते हैं चौथे स्टेप के ऊपर। चौथा स्टेप है हमारा शिपिंग प्लेटफॉर्म और शिपिंग रेट फाइनलाइज करना। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था कि अगर आपको शिपिंग के लिए, शिपिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने अभी दोबारा से उसका लिंक डाला है ऊपर और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। अब जाके देखिए, वो वीडियो जो है वो आपके लिए एक्चुअली में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जब आप देखोगे उसको आपको समझ आएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए कौन सा शिपिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है और कितने, और शिपिंग रेट्स के लिए आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके रेट्स जान सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, जो ब्रोकर्स और इंटरमीडिएट, वहाँ से मत जाइए। चाहे आप शिपिंग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, चाहे आप सप्लायर देख रहे हैं, कभी भी, चाहे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है या इन जनरल कोई और भी, तो उसके थ्रू मत जाइए, डायरेक्टली ट्राई कीजिए कांटेक्ट करने के लिए। सिमिलरली शिपिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए और उनसे डायरेक्टली रेट्स लीजिए। अब आपने शिपिंग के रेट्स फाइनलाइज कर लिए, शिपिंग प्लेटफॉर्म आपने फाइनलाइज कर लिया। एक छोटा सा टिप शिपिंग रेट से रिलेटेड, जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना, तो शुरुआती टाइम पे जब आप रेट्स फाइनलाइज करें तो रेट्स जो आप फाइनलाइज करें ना वो थोड़ा डायनामिक रखें क्वांटिटी के बेसिस पर, कि अगर मेरी इतनी क्वांटिटी है तो इतना रेट, इससे ज़्यादा होगी तो इतना रेट, और उससे ज़्यादा होगी तो इतना रेट। आप फ्लैट रेट मत फाइनलाइज कीजिएगा, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको अभी कितना डिमांड आएगी आप उसको फॉरकास्ट नहीं कर सकते कि कितना एक्सेप्टेंस होगा, कौन सा प्रोडक्ट कितना बिकेगा कितना नहीं। अभी आपको शुरुआती दौर में इतना आइडिया नहीं होगा, तो आप अपने रेट्स जो हैं वो डायनामिक रखिएगा। हमारा 5वां स्टेप है, आपने जब एक बारी शिपिंग रेट फाइनलाइज कर लिए, शिपिंग प्लेटफॉर्म फाइनलाइज कर लिया, अब आती है बात आपको अपने एक्सचेंज, रिटर्न, ये सारी पॉलिसीज़ आपको जो है वो फाइनलाइज करनी होंगी अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में, जब आप शुरू करने वाले हैं, आपको बहुत आइडिया है नहीं, तो बेस्ट ये है कि आपके पास एक्सपर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए, उनकी लर्निंग्स को यूटिलाइज़ कीजिए। जो भी बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनकी स्टैंडर्ड जो शिपिंग पॉलिसीज़, एक्सचेंज पॉलिसीज़, रिटर्न पॉलिसीज़ सारी होती हैं, आप वो उनसे शुरुआत कर सकते हैं या उनसे बेटर भी दे सकते हैं, लेकिन शुरुआत आप उनसे कर सकते हैं जब तक आपका खुद का एक साइजेबल मार्केट नहीं बन जाता या कस्टमर बेस नहीं बन जाता। आप उनसे शुरुआत कीजिए, और अगर आपको उनकी पॉलिसीज़ वगैरह देखनी है तो उनके वेबसाइट पर बहुत ईजिली सब कुछ लिखा हुआ होता है, आप उनको कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या है और आपके लिए क्या क्या अप्लाई होता है, और आप वो सारे रिटर्न पॉलिसीज़ के साथ शुरुआत, रिटर्न, एक्सचेंज, बाकी जो भी कस्टमर रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उन सब से शुरुआत कर सकते हैं। अब मुड़ते हैं हम छठे स्टेप की ओर। हमारा छठा स्टेप है प्लेटफॉर्म फाइनलाइज करना स्टोर सेटअप करने के लिए। आपको ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना है, ई कॉमर्स स्टोर, वेबसाइट, कौन सा वेबसाइट, कहाँ पर जाके आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, कहाँ पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स बता देती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्रेंडली हैं। आप इन सब पे अपनी रिसर्च कर सकते हैं। कुछ पे मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल वीडियोस डीप एनालिसिस की हुई है, आप जाकर उनको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता देती हूँ जो आपको मदद करेंगे। पहला है शॉपिफाई, दूसरा है विक्स, तीसरा है ज़ोहो कॉमर्स, चौथा है दुकान, और 5वां है गूगल शोरूम। इनमें से 5 में से 4 पे मैंने एक्चुअली इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है। विक्स पे मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन बाकी चारों पे मैंने किया हुआ है कि उनके क्या क्या फ़ायदे, नुकसान, कैसे शुरुआत करनी है, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं, कितना कॉस्ट, क्या सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब उसमें मिलेगा। मैं उनके लिंक्स डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है उनकी, वो मैं ऊपर लिंक में डाल रही हूँ। आप जाकर उनको देख सकते हैं, और देखने के बाद उन वीडियोस को आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए चाहिए, स्टोर सेटअप करने के लिए। छठा स्टेप पूरा हो गया। अब आती है 7वें और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप की, यानी कि अपना स्टोर एक्चुअली में सेटअप करना। स्टोर ऑनलाइन सेटअप करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, पर इसको एक एक करके करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब मैं जैसे एक एक करके आपको स्टेप बताऊंगी तो बहुत इजीली आपका हो जाएगा, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आप ये समझिए कि ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ना आप 2 दिन अपने आप को देकर चलिए। पहले दिन में तो आप जितना भी
ड्राफ्ट वर्क है, एक ड्राफ्ट अपना जितना भी आप जो भी कर सकते हैं एक टाइम में वो सारा कीजिए। और दूसरे दिन में जितने भी आपको फाइनल चेंजेस करने हैं, थोड़ा क्लीन अप करना है इधर उधर फाइनल करने से पहले, तो 2 दिन तो एटलीस्ट अपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करने के लिए, अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए अपना दे के रखिए। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है, जब भी ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने की बात आती है, आपको अपना थीम फाइनलाइज करना है। तो आपको सोचना है कि आपको थोड़ा सिंपल थीम रखना है, आपको थोड़ा ट्रेंडी अट्रैक्टिव थीम रखना है, आपको वो सारी चीज़ थोड़ा एस्थेटिक्स पे देखनी होगी। इसमें हेल्पफुल होगा कि अगर आपके पास कोई है जो थोड़ा क्रिएटिविटी के बारे में जानता है, जो थोड़ा क्रिएटिव है, जो थोड़ा आर्ट ड्राइंग, कोई अगर आपके पास ऐसा कोई है अवेलेबल, बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे थोड़ी मदद ले सकते हैं जानने के लिए कि मेरे को किस टाइप का थीम चाहिए, किस टाइप का थीम मैं यूज़ करूँ। बट सिंपल अगर करने के लिए कि अगर आप खुद अकेले हैं, आपको खुद ही फाइनल करना है सब कुछ, तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल सिंपल जितना होता है ना, एकदम वाइट बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड, ज़्यादा क्लटर नहीं, ज़्यादा इमेजेस नहीं, बहुत सारा टेक्स्ट फैक्स नहीं, बिल्कुल सिंपल और क्लीन जितना होगा उतना ही कस्टमर के लिए यूज़फुल और इफेक्टिव होता है। तो अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आप एकदम जितना भी सबसे सिंपल आपको जो डिज़ाइन लग रहा है आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है मेन्यू और कैटेगरीज की। हम मखाने का एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये पूरा ऑनलाइन स्टोर सेटअप करते के टाइम पे हम मखाने का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब हमने बोला कि जब हमको मखाना, हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ शुरू किया मखाना, ठीक है। अब मखाने की लेकिन हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो अब आपको सोचना है, आपको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि जब मखाने की बात आती है तो मेरे को कितने कैटेगरी में डिवाइड करना है। कि यार एक तो ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि मुझे मखाना इस टाइप से डिवाइड करना है कि भाई फास्टिंग मखाना, चाट मखाना, रेगुलर, प्रीमियम मखाना, आपको इस टाइप से कैटेगरी डिवाइड करनी है, या फिर आपको प्राइस के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड करनी है, या फिर आपको डिवाइड करनी है मखाने की जो डिफरेंट क्वालिटी आती हैं उसके हिसाब से, कि छोटा बड़ा जो भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं उसके हिसाब से। तो ये आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से मखाने को बेचना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपने सोचा कि यूज़ केस के हिसाब से मैं अपने आप को कैटेगराइज करूँगा कि फास्टिंग का अलग मखाना, रोज़ाना वाला अलग मखाना, खीर के लिए अलग मखाना, इस तरीके से। तो आप वो कैटेगरीज फाइनलाइज कर लीजिए और उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है। एक पेपर पेन पे आप लिख के कर सकते हैं कि जी ये अगर आप अपने कंप्यूटर पे करना चाहें तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आपको कैटेगरीज फाइनलाइज करनी है और वो वैसे ही आप अपने स्टोर में भी उसमें कैटेगरी 1 2 3 4 आप उसमें डाल सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना। जी, क्योंकि ऑफकोर्स कस्टमर आ रहा है तो उसको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट मेथड चाहिए ही चाहिए, आपको पेमेंट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है UPI, तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इंडिया में बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले का टाइम और था लेकिन पिछले 5 सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अराउंड 60% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अब UPI से होती हैं। तो UPI तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से UPI मेथड से इंटीग्रेट कराना है। UPI का एक मैं बहुत अच्छी बात बता दूं, चाहे आप कोई भी मर्चेंट से लें, आप सब UPI पे चलता है। तो आपके पास कोई भी मर्चेंट हो और कस्टमर के पास अगर दूसरा UPI भी है तो उससे भी आप पेमेंट ले सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का अलग होना चाहिए। तो आप कोई भी जो आपको सहूलियत हो वो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने UPI के ऊपर भी कौन से UPI पेमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अच्छे हैं बिजनेसेस के लिए, उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक ऊपर डाल रही हूँ, आप जाकर उसको ज़रूर से देखिएगा फाइनलाइज करने से पहले। पहला होगा UPI, उसके बाद हो गया आपका रेजर पे है, फिर आपका इंस्टामोजो है। आप ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके पेमेंट एंड टू एंड पेमेंट इंटीग्रेशन जो है वो आपको उसमें मदद करते हैं। चाहे आपको क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड्स हो गया, वॉलेट्स हो गया, डिफरेंट तरीके के और जो भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सब के लिए। तो आप रेजर पे, इंस्टामोजो, इनको भी ट्राई कर सकते हैं और जो आपके लिए सहूलियत हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप उसमें से उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल ईजी प्रोसेस होता है। जैसे आप करेंगे तो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो ही आपको कॉल करते हैं और वो आपको मदद करते हैं पूरा सेटअप करने में। तो आप वहाँ से आप निश्चिंत हो सकते हैं, बिल्कुल भी टेक्निकल आपको कुछ नहीं करना है, बस वो कुछ जो डिटेल्स मांगते हैं आपको वो डिटेल्स उनको देनी होती है। ये हो गया। और वो आपको पॉलिसीज़, ऑफकोर्स पॉलिसीज़ ज़रूर जानिएगा फाइनलाइज करने से पहले कि कितने टाइम में आपको पैसा मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट से कटने के बाद,
कितने टाइम में आएगा, 24 घंटा, 48 घंटा, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं। तो ये ज़रूर से आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। पेमेंट इंटीग्रेशन करने के बाद एक्चुअली ये स्टेप थोड़ा पहले आता है डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम थोड़ा पहले ही सोच लेना चाहिए कि आपको डोमेन नेम कैसे चाहिए। तो डोमेन नेम के लिए ना देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जाइए, ऑलरेडी आप डोमेन नेम आपने कहीं खरीद लिया और आप उसको जाके इंटीग्रेट कर दीजिए अपने ऑनलाइन स्टोर में, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो कोई बात ही नहीं, अगर आप ऑलरेडी आपके पास डोमेन है। बट अगर आपके पास नहीं है डोमेन, आपको नया डोमेन खरीदना है, तो आप जैसे मैंने आपको भी जितनी वेबसाइट्स बताई, मोस्टली वेबसाइट्स पर आप अपना जाके डोमेन नेम वहीं के वहीं भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप जो 1-2 और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। पहला है आपका गोडैडी बहुत ही फेमस है डोमेन नेम खरीदने के लिए, और दूसरा है होस्टिंगर, ठीक है। वहाँ जाके भी आप अपना डोमेन नेम खरीद सकते हैं, और चाहे तो इन प्लेटफॉर्म्स में भी जाके डोमेन नेम अपना खरीद सकते हैं। एक छोटा सा टिप, डोमेन नेम हमेशा याद रखिएगा, वेबसाइट का जो भी नाम है ना, जितना सिंपल हो सकता है ना, और जितना कस्टमर से रिलेटेड हो सकता है, जो भी चीज़ें वो डेली बेसिस पर याद करते हैं या जो उनसे रिलेटेड है, जितना उनसे रिलेटेड हो सकता है और सिंपल हो सकता है उतना रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें उनके मुंह पे चढ़ी हुई हैं। तो अगर आपका बिजनेस का जो डोमेन या वेबसाइट का नाम होगा वो उससे रिलेटेड होगा, तो वो कस्टमर उससे ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाएगा। अब उसके बाद आता है आपको प्रोफेशनल अपनी ईमेल आईडी बनानी है कस्टमर के साथ बात करने के लिए, या कोई भी आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए। तो जो भी आप डोमेन नेम लेंगे उसी से जो भी आप डोमेन आपका रहेगा उसी में ही आपको ईमेल आईडी भी अपनी उसी से भी ही बनाइएगा जो भी आप अपना डोमेन नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके कस्टमर्स को लगे कि आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, और जो भी आपका कम्युनिकेशन जाए वो बिज़नेस की ईमेल आईडी से ही जाना चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल्स, आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है और आपके कस्टमर्स आपको लगता है जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स बनाइए अपना, वहाँ पे अपने बिजनेस के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स ज़रूर से बनाइएगा। अब शुरुआत करने के टाइम पे आप 3 जगहों से शुरुआत कर सकते हैं। पहला है व्हाट्सएप पे आप पूरा बिजनेस का जो भी आपका स्टोर है वो आप बना सकते हैं। दूसरा है आपका इंस्टाग्राम, और तीसरा है आपका फेसबुक। शुरुआत में आप इन तीनों से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपको बाद में लगे टेलीग्राम और शेयर चैट वहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं तो आप वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोशल मीडिया हैंडल्स अपने ये सेटअप करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग सेटअप करनी है, यानी कि जब आपके कस्टमर्स आएंगे, जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, आपको उनका ट्रैक रखना है, कौन आ रहा है, किसने खरीदा है, जिसने नहीं खरीदा आपको उसको रीटारगेट करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, जब तक आपके पास ट्रैकिंग नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैकिंग के लिए आपको 2-3 इंटीग्रेशन आपको करने होंगे, जैसे कि पहला है गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन और दूसरा है आपका फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन। ये दोनों तो आपके वेबसाइट में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा और एडवांस टूल्स हैं एनालिटिक्स के लिए, बट वो अभी ज़रूरत नहीं है। बट आप इन दोनों से शुरुआत कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी वेबसाइट पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन कितना रुक रहा है, कितना एंगेजमेंट टाइम है, कितना कौन किस पेज पे ज़्यादा रुक रहा है, कितना ज़्यादा खरीद रहा है, ये जानने के लिए। और फेसबुक पिक्सल की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एड्स चलाएंगे उस टाइम पे। उसके बाद जब आपने एक बारी ट्रैकिंग सेटअप कर लिया, ट्रैकिंग सेटअप करने के बाद आता है आपके पास CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस बहुत सारे CRM प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। एक तो है कि जी आप अपना खुद का इन हाउस कीजिए, बट उसमें बहुत सिरदर्दी है, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआती टाइम पे जब तक आपका कस्टमर बेस साइजेबल नहीं हो जाता, बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आ जाते, तब तक आप जैसे एक बहुत ही फेमस है कैलाश करके, कैलाश CRM प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं, उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक्चुअली मुझे याद है मैंने कुछ और CRM प्लेटफॉर्म्स बताए थे जो छोटे और स्मॉल लोकल बिजनेसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं शुरुआती टाइम पे। उसका लिंक मैं डाल रही हूँ ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में ना मैं सारे लिंक्स जितने भी मैं जिन चीज़ों की भी मैं बात कर रही हूँ और जिन पे भी मैंने वीडियोज़ बनाए आज तक, मैं सबके लिंक डाल दूँगी ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे वो चीज़। अब आपने CRM फाइनल कर लिया और उसको आपने इंटीग्रेट कराना है। अब बात आती है कि आप जो लिस्टिंग बनाएंगे प्रोडक्ट्स की स्टोर पे, कंटेंट क्या लिखेंगे, आपको वो ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइज़ मतलब आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अब उसके लिए ना 3-4 चीज़ें होती हैं लिस्टिंग में जो लिस्टिंग को बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत बुरा बनाती हैं, ठीक है। लिस्टिंग में पहला आता है कंटेंट, दूसरा आता है कीवर्ड्स, तीसरा आता है इमेज विजुअल्स, और चौथा आता है यूनिकनेस, यानी कि आपकी जो लिस्टिंग है
उसका कंटेंट कितना अच्छा है, वो कितना एसईओ फ्रेंडली है, उसके इमेजेस कितने सुंदर, इमेजेस वीडियो कितने सुंदर है और कितना यूनिक है बाकी आपके कंपटीशन की लिस्टिंग से। तो इसी के लिए अब हम कैसे करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। आजकल एआई की वजह से ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब चीज़ बहुत ही आसान हो गई है। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। पहला स्टेप है कि आपको ना एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है, पेपर पेन लेकर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, जहाँ पर भी आपको लगे। आपके मन में अगर आपको मखाना बेचना है, मखाना फॉर सपोज कीजिए मखाना फॉर फास्ट, आप कैसे बेचना चाहते हो, आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, आप वो लिख दो। आप ये मत सोचो कि भाई ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सब चीज़ें छोड़ दो। आप एक रफ ड्राफ्ट बना लो कि जी रफ ड्राफ्ट बना के आपने बना लिया कि मेरे को ऐसे लिखना है, ठीक है, 250-300 वर्ड्स का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है, कैसे किस तरीके से आप कीवर्ड प्लानर, एसईओ प्लानर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टाइम पे आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताए थे प्लेटफॉर्म्स, वो सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स निकालने के लिए, जो थे अलियोरा, अमेजॉन कीवर्ड प्लानर एक्सटेंशन, गूगल कीवर्ड प्लानर, देन उसके बाद आपके पास आता है गूगल ट्रेंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड प्लानर्स हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो भरे पड़े हैं, जो भी आपका मन करे उठा लो, जो भी आप चाहते हो। वहाँ से कुछ 10 से 15 कीवर्ड्स आप निकाल लीजिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ मखाने के केस में मखाने से जो रिलेटेड है, आपने वो 10 कीवर्ड्स निकाल लिए। अब अपने जो आपका कंटेंट है ना, आप उसको दोबारा देखो। अब ट्राई करो ये जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं कहीं फिट इन कर सको आप उन्हें, ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 बारी। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 से 2 बारी। जनरली एक रूल होता है, थंब रूल होता है कि आपके कंटेंट में ना कीवर्ड डेंसिटी 1 to 2% होनी चाहिए। 1% ऑफ द कंटेंट, 1 to 2% ऑफ द कंटेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गूगल को लगता है कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग हो गई है, मतलब कीवर्ड भर दिया है, कंटेंट रियल नहीं लगता, ठीक है। तो जो भी आपने कीवर्ड लगाए 1 या 2, दैट्स इट, ठीक है। आपने कीवर्ड डाल लिया। अब एक काम कीजिए, बहुत सारे एआई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कुछ भी नहीं आपको बता तो ChatGPT है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, परप्लेक्सिटी है, और अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे एआई कंटेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत ही सारे अवेलेबल है। वहाँ पर अपना जो रफ ड्राफ्ट है इसको उठाइए और ऐसे की ऐसे पेस्ट कर दीजिए, और इधर नीचे प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, रिवाइज दिस कंटेंट फॉर अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते रहिए, रिवाइज दिस कंटेंट फॉर अ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑफ माई वेबसाइट विच सेल्स मखानाज। मखाना को आप चेंज कर दीजिए, जो भी आप बेचते हैं, विच सेल्स विद द ब्रांड नेम ऑफ this. The word limit should be 250 to 300 characters. It should be engaging, it should be persuasive, कि आपको लिटरली यही लिखना है सिर्फ, जो मैं आपको प्रॉम्प्ट बोल रही हूँ। It should be engaging, it should be persuasive and yet simple English words. आप ये लिखिए, आपके पास कंटेंट के जितने वर्जन्स आपको चाहिए वो लिख लीजिए, कम से कम 6-7 वर्जन्स बनाइएगा, ताकि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक रहे। यानी कि आप अपनी वेबसाइट पर अलग से कंटेंट डालिए, आपकी जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप लिस्टिंग करेंगे, जब भी करते हैं कि गूगल मैप बिजनेस पे लिस्टिंग कर रहे हैं, जस्ट डायल पे लिस्टिंग कर रहे हैं, सुलेखा पर लिस्टिंग, जहाँ पर भी लिस्टिंग कर रहे हैं, सब जगह, ताकि आपके पास यूनिक कंटेंट हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो दिखता है वो दिखता है, यानी कि इमेजेस और वीडियोज़ ना कंटेंट से ज़्यादा काम करती हैं आज के टाइम पे कस्टमर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, शुरुआती के लिए ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं इमेजेस पे, वीडियोस पे, तो जो रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे पेक्सल्स है एक, पेक्सल्स मुझे पता है, ऐसी बहुत सारे रॉयल्टी फ्री, आपको बस सर्च करना है गूगल पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस या रॉयल्टी फ्री वीडियोस, सिंपल, ठीक है। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, और आप वो आसानी से अपने बिजनेस के लिए इमेजेस, क्वालिटी वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ जाए, आपके पास साइजेबल कस्टमर बेस हो जाए, उसके बाद आप जो पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे शटरस्टॉक है, इस टाइप के, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट वो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जब आपका एक बिज़नेस स्थिर हो जाए, एक लेवल पे पहुँच जाए, उसके बाद आप शटरस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, और जब एकदम बहुत ही अच्छा हो जाए और ऑलमोस्ट एक ब्रांड की तरह बन जाए और लोग बहुत, आपका जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है पॉपुलर हो जाए, तब आप खुद के
फ़ोटो शूट्स करा सकते हैं, वीडियो करा सकते हैं जो आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग में डाल सकते हैं। पर शुरुआती के लिए स्टार्ट कीजिए रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने अभी बताया पेक्सेल्स है और बाकी सारे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी जो कंटेंट है ना, आपकी जो लिस्टिंग है वो कैसे एकदम स्क्रैच से लेकर अंत तक इतनी सुंदर बनानी है। और इसमें आपको ना केवल 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे, जो भी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया लिस्टिंग करने का। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में ऐसे परोस दिया जाता है कि लीजिए जाइए और बिजनेस बनाइए। तो ये हो गया आपका 7वां और सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस कि आपको अपनी लिस्टिंग बनानी है, आपका अपना स्टोर बनाना है। और स्टोर बनाने के लिए आपको कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो जोड़ के करने पड़ते हैं ताकि आपका ऑनलाइन स्टोर बन पाए। जैसे ही आपका ऑनलाइन स्टोर तैयार हो जाएगा, आपके सप्लायर्स तैयार हैं, आपका ऑनलाइन स्टोर तैयार है, आपके शिपिंग वाले तैयार हैं, बस फिर क्या 8वां स्टेप, गो लाइव। शुरू कीजिए अभी के अभी। जैसे ही ये तीनों ब्लॉक्स आपके रेडी हो जाते हैं, आपको बस हिट करना है गो लाइव, लॉन्च द साइट और अपने कस्टमर्स को बुलाना शुरू कीजिए। अपने जितने भी इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर डाल दीजिए अपने जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का आपका जो स्टोर है उसके बारे में। आपके जो पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स जहाँ पर भी है वहाँ पर डालिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स तो मैंने आपको बताया, फेसबुक ग्रुप्स जो हैं। इसके अलावा आप जहाँ पर भी आते हैं जाते हैं, सबसे अपने नए बिजनेस के बारे में उनको बताइए ताकि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़े आपके प्रोडक्ट और आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। तो ये था चैप्टर 3 जिसमें हमने जाना कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने से लेकर लाइव जाने तक और सेल्स लाने तक। मुझे कमेंट्स में या मेरी ईमेल पर ज़रूर से बताइएगा कि आपको चैप्टर 3 यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। और अगर आपको कोई भी सवाल, कुछ भी मन में शंका, कहीं पर भी किसी भी स्टेप पर, या यहाँ ही नहीं, मतलब पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, कहीं पर भी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड इन जनरल आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल मैं हमेशा से रिप्लाई करती हूँ, आपको पता है। मेरे कमेंट्स में डालिए, मेरी ईमेल आईडी है vartak@bforbusiness.info, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। मैं 100% एश्योरिटी देती हूँ आपको, और मैं हमेशा करती भी हूँ। जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है मैं हमेशा ही रिप्लाई करती हूँ। और जैसे कि मैं वीडियो में बोलती ही आ रही हूँ, जो भी मुझे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड या जिस भी स्टेप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल या वीडियोस मुझे पता है, जिस पे मैंने कुछ जानकारी या कुछ वीडियोस बनाई हुई है, रिसर्च की हुई है, उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ आप सबके लिए। आप जाकर उनको देख सकते हैं ताकि आपके जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का रिसर्च है वो और भी ज़्यादा आसान, ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ये वीडियो ही नहीं, अगर आपको लगता है आपकी जान पहचान में कोई भी ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, ऑलरेडी कर रहा है बट स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे सक्सेसफुल बनाना है, किसी को भी जिसको भी इस सीरीज से मदद हो, इस पूरे कोर्स से मदद हो, उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे चौथे चैप्टर यानी कि आखिरी चैप्टर में, जिसमें हम जानेंगे आप अपने जब ऑनलाइन सप्लायर्स फाइनलाइज कर रहे हैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके क्या फ़ायदे, नुकसान, किसके लिए अच्छा है, क्या उसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग, जो भी मुझे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है मैं पूरी इन डेप्थ एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगी आपके लिए, ताकि वो यूज़फुल हो सके अपना सप्लायर फाइनलाइज करने के लिए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से ऐसे जुड़े रहिए। बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहिए। ड्रॉप शिपिंग कोर्स का अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है तो प्लीज़ ज़रूर से जाके देखिएगा, ज़रूर हेल्पफुल होगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।